Okay. So yesterday, someone asked me question about the common type system and common language specification, right? So let's start with them. So Yes, sir. I asked. okay. So see, जैसे मैंने तुमको बताया कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअली बहुत सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, राइट? सी शार्प, वीबी डॉट नेट, कोबोल, जे शार्प एंड ऑल दैट थिंग्स. सो और वो जो भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो प्लेटफॉर्म डॉट नेट फ्रेमवर्क में है, उनको सपोर्ट करने के लिए समथिंग शुड बी कॉमन, राइट? whatever the data types they are using, or whatever the objects, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप और डेटा टाइप जो भी वो लोग यूज कर रहे हैं, उन सबको डिफाइन करने के लिए एक कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम की जरूरत होती है. If you go by the definition, by common type specification, the advantage, or there has to be a common way to describe all supported types. This is what the common type system is defined into the .NET framework. The main advantage of the common type systems are establish a framework for cross-language execution, provide an object-oriented model to support implementing various languages in .NET implementation. It means जितनी भी लैंग्वेजेस डॉटनेट फ्रेमवर्क में वो सपोर्ट कर रहा है, उन सबको डिफाइन करने के लिए, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक कॉमन टाइप सिस्टम की जरूरत पड़ती है. Right now, if you are writing a code in VB.NET or C Sharp or J Sharp, so after the execution to cross language support देना है. जैसे .NET Core हम यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अपन उसको बोलते हैं, राइट? होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट, आई विल बैक इन अ मिनट. Yes, sir. ओके. सो जो भी .NET फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, उसको एक जैसे किसी ने वीबी डॉट नेट पे कोड लिखा है या किसी ने सी शार्प में कोड लिखा है, ओके, जब तुम कोड कंपाइल करते हो तो वो नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, देन नेटिव कोड से कन्वर्ट करके वो जेआईटी कंपाइलेशन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करता है. नाउ जो भी कोड वीबी डॉट नेट या सी शार्प या जे शार्प में लिखा हुआ है, उन सबको नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए समथिंग शुड बी commonly provided, or some system has to be there to provide a common support for all the supporting languages, right? Now जैसे VB.NET पे इंटीजर यूज करते हो आप, C Sharp .NET पे इंट वेरिएबल इंटीजर यूज करते हो, F Sharp या जावा में कुछ और अपन यूज करते हैं. उसको जब अपन कंपाइल करेंगे, जब वो नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉमन सिस्टम होना चाहिए जो सारे लैंग्वेजेस को क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करे, एंड देन उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करे. सो ये सिस्टम या फिर ये जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो कॉमन टाइप स्पेसिफिकेशन में हम लोग डिफाइन करते हैं कि एवरी लैंग्वेज में जो भी बेस सपोर्ट होगा या फिर जो भी कॉमन टाइप उसमें डिफाइंड होंगे, क्योंकि जब कंपाइल करोगे तो वीबी डॉट नेट का इंटीजर और सी शार्प का इंटीजर शुड हैव come to the same point. It should be integer only, whether it is a VB.NET or whether it's a C Sharp .NET. सो ये क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, उसको कॉमन टाइप सिस्टम कहते हैं. और बेसिकली जो सेट ऑफ रूल्स है कॉमन टाइप सिस्टम में, वो सारे लैंग्वेजेस के लिए सेम है. सी शार्प .NET में भी वो जब वो कंपाइल करेगा तो सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करेगा कॉमन टाइप सिस्टम.
VB.NET कोड जब कंपाइल करेगा तब भी सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करेगा. सो जो सेट ऑफ रूल्स या फिर जो क्रॉस लैंग्वेज फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो कॉमन टाइप सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स विच आर यूज्ड इन .NET फ्रेमवर्क. ओके, सो Yes, sir. जैसे CTS में बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि जो भी डेटा टाइप्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जो भी डेटा टाइप्स हम लोग .NET फ्रेमवर्क में सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब नेटिव कोड में या फिर जब कंपाइल होंगे तो वो किस टाइप से उसको रिफर करेगा और किस टाइप से उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा. क्योंकि अगर सपोज करो जैसे एक एग्जांपल लो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोग कोड लिख रहे हैं, राइट. समवन इज डेवलपिंग प्रोग्राम इन VB.NET, समवन इज C#.NET. But if we have a common framework, all are developing their program on .NET framework. So VB.NET और C#.NET का कोड कंपाइल करने के लिए जब पूरे फ्रेमवर्क में हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन टाइप डिफाइन करना होता है जो हर लैंग्वेज के डेटा टाइप को इंटरप्रेट करके एक कॉमन डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर सके, जो नेटिव कोड में उसको कन्वर्ट करेगा, जो कंपाइलर समझेगा, राइट. So basically, common type system defines that set of rules, or it provides a cross-language execution for the .NET framework. Okay. Yes, sir. Got you. And then CLS and CLS भी पूछा था ना आपने? हाँ sir. So now based on this, CLS is common language specification. Now see, we have .NET supports multiple languages, right? To enable complete interoperability scenarios, whatever objects or whatever data types we have using in the .NET framework or .NET framework supported any language, all those languages should have some at least minimum set of rules, right? जैसे common minimum program अपन बोलते हैं, right? Everyone has their own program, but अगर चार लोग एक साथ आते हैं तो समथिंग शुड बी कॉमन इनटू दैट, कि वो डिफाइन करते हैं कि ओके दिस इज द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हम लोग फॉलो करेंगे. सो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन यू कैन से काइंड ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि काइंड ऑफ दैट वेयर एटलीस्ट मिनिमम लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. क्योंकि जो भी लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए जो बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी एप्लीकेबल हो, राइट. बाय डेफिनेशन इफ यू सी इट, the objects that are created in code must rely on some commonly in the languages that are consuming them or by their callers. Since there are numerous different languages, .NET has specified some commonalities in something as called as the common language specification. CLS defines a set of features that are needed by many common applications and also provides sort of a recipe for any language that is implemented on top of .NET or what it needs to support. Okay, now we have defined a common type system, right? So you can say CLS is a subset of the CTS, because once we define the common type of systems, on top of that we define the common language specifications. So कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन पे जो भी लैंग्वेज रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए जो सारा लैंग्वेजेस सपोर्ट करेगी जो .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है. उसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन. दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल द सपोर्टेड लैंग्वेजेस बाय द .NET फ्रेमवर्क. ओके. तुम लोग शायद एकदम एग्जैक्टली अभी ये नहीं क्लियर होगा, जब थोड़ा प्रोग्रामिंग करोगे ना तब तुम लोग को ये क्लियरली हो पाएगा. क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर सिर्फ जाओगे तो इतना ध्यान में रखो कि जो सेट ऑफ रूल्स हम लोग डेटा टाइप्स के लिए प्रोवाइड करते हैं या डेटा टाइप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉमन टाइप सिस्टम, which is defined by .NET framework for all data types which are used in the .NET supported languages. And common language specification is
all common things which all languages should have to follow, or all common languages which should have to maintain. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Yes. ओके कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट? नो? No, sir. ओके देन just let's start for today. Let me share my screen. Okay, can you view my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो आज हम लोग सी शार्प बेसिक्स देखेंगे. सी शार्प लैंग्वेज में कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए या कोड लिखने के लिए जो बेसिक चीजें हम लोगों को समझनी जरूरी है, सबसे पहले वो देखते हैं. उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग, ऑप्शनल पैरामीटर्स एंड नेम्ड पैरामीटर्स, लोकल फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. ओके सो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स थोड़े ब्रश अप करके आना. आप लोग पढ़ के आए हो? नो और यस? नो आंसर मीन्स नो. Actually, no, sir. Yesterday, दूसरे मॉड्यूल का थोड़ा सा ज्यादा हो गया पढ़ाई. Okay. Okay, so C Sharp is the one of the language which is supported by the .NET framework, and ये most commonly used language है whenever by the programmers to develop the software and applications. C Sharp language आप क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जब आप डेवलप करते हो विंडोज फॉर्म्स के लिए तब भी आप यूज कर सकते हो. वेब बेस्ड अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो उस पर भी आप यूज कर सकते हो. प्लस कोई .NET कोर में आप रेस्ट एपीआई डेवलप कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो. सी शार्प लैंग्वेज के अगर आप सिंटैक्स आप देखो तो आपको वो मोस्टली जो सिंटैक्स है वो C++ और जावा से आपको सिमिलर, मतलब सिंटैक्स इज मोर सिमिलर विद C++ एंड जावा. बिकॉज जब ये सी शार्प लॉन्च हुआ था तब एक रूमर था कि जावा को रिप्लेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प लॉन्च किया है. ओके और फर्स्ट वर्जन जो इनका लॉन्च हुआ था सी शार्प का वो जब उन्होंने .NET फ्रेमवर्क फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 2001-2002 में, उस समय सी शार्प का 1.0 वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था. ओके नाउ कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिखते हो उसमें कोई अगर क्लास आप डिफाइन करते हो तो उसमें डिफरेंट क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, राइट? अगर आप जावा में कोई कोड लिखते हो या C++ में कोई कोड लिख रहे हो तो उसमें एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, राइट? प्राइवेट, पब्लिक, इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये सारी चीजें हैं. सो जो C++ में जो कॉन्सेप्ट है या जो जावा में जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट यही सेम कॉन्सेप्ट सी शार्प में भी है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट ज्यादा करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ही है. अगर सी देयर आर डिफरेंट क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स. फर्स्ट इज प्राइवेट. प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स मींस अगर आपने कोई क्लास प्राइवेट डिक्लेयर की है या फिर कोई क्लास नॉर्मली प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते हैं. क्लास के अंदर के जो भी वेरिएबल्स होते हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेथड्स होते हैं वो हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं. सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ जो भी मेथड या प्रॉपर्टी या वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वो आप इनसाइड दैट क्लास ओनली यूज कर सकते हो.
आउटसाइड ऑफ दैट क्लास अब उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही कोई क्लास में अगर आपने प्राइवेट मेथड डिक्लेयर किया है और वो मेथड अगर आप क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहो तो वो आपको एक्सेसिबल नहीं होता, राइट? सो दिस इज द प्राइवेट क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स। प्राइवेट मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली इसलिए यूज करते हैं कि जो मेथड हमको इनसाइड द क्लास ही यूज करना है, उसको बाहर से हमको कॉल नहीं करना है, वो मेथड्स या प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स हम लोग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के साथ यूज। मोस्टली जो क्लास लेवल के जो वेरिएबल्स होते हैं या इनसाइड जो प्राइवेट मेथड्स होते हैं, जो सब मेथड्स काइंड ऑफ थिंग होते हैं। सपोज करो कोई एक मेथड आपने या फंक्शन आपने लिखा है जो 40 लाइन का हो गया है, लेकिन उसमें से एक सबसेट आपको निकालना है उसको मोर रीडेबल करने के लिए, तो उसका एक पार्ट हम एक अलग मेथड में डालते हैं, उसको प्राइवेट मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो इससे कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है और वो मेथड जो है वो इनसाइड दैट क्लास ही आप कॉल कर सकते हो। ओके, another is protected. This type of members can be accessed only by the code in the same class or the classes that are derived from it. It means जो protected आपने access modifier यूज किया है वो विद इन द सेम क्लास आप यूज कर सकते हो या फिर उस क्लास से जो बेस क्लास से डिराइव हुई है। सपोज एक बेस क्लास है, उसमें मैंने एक प्रोटेक्टेड गेट नेम करके प्रॉपर्टी डिफाइन की है, तो वो गेट नेम जो प्रॉपर्टी है वो बेस क्लास से एक्सेसिबल होगी या फिर उस डिराइव्ड क्लास से एक्सेसिबल होगी जो बेस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। ओके, आउटसाइड ऑफ दीज टू थिंग्स प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो प्रोटेक्टेड आप तभी एक्सेस मॉडिफायर यूज करोगे जब आपको विद इन द सेम क्लास यूज करना है या फिर उसके डिराइव्ड क्लास में यूज करना है। ओके, प्रोटेक्टेड क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन इंटरनल। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये सेशन आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से सुनना। और ये जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जो भी आज हम कवर कर रहे हैं, उसको एक ब्रशअप करते रहना टाइम टू टाइम। ओके, Yes, sir. Yes, sir. देन थर्ड इज प्रोटेक्टेड। The type of member can be accessed only by code in the same class or the classes that are derived. ये अभी आप लोगों ने किया, राइट? पब्लिक रहेगा। ओके, the type of members can be accessed by the code in the same assembly or assemblies that reference it. Mostly use जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, क्योंकि जब कोई भी क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज और मेथड ऐड करते हैं तो उसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि दैट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ओके, कोई भी क्लास में अगर आप पब्लिक मेथड ऐड करते हो, उसका ऑब्जेक्ट बना के आप उस मेथड को कहीं से कॉल आउटसाइड द क्लास आप कॉल कर सको, इसलिए हम पब्लिक उसमें क्लास में मेथड ऐड करते हैं और उस मेथड को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आप कैसे यूज कर सकते हो? आउटसाइड द क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हो, बट द लिमिटेशन इज विद इन द सेम क्लास और द क्लासेस दैट आर रेफरेंस विद इन द असेंबली। अगर सपोज करो कोई क्लास लाइब्रेरी आपने बनाई है, ओके, जिसमें आपने डिफरेंट क्लासेस डिफाइन किए और वो जो क्लासेस आपने डिफाइन किए उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड आपको किसी दूसरे क्लास में आपको यूज करना है या आउटसाइड द असेंबली यूज करना है, तो आपको पहले वो प्रोजेक्ट के असेंबली का या डीएलएल का रेफरेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। रेफरेंस ऐड करने के बाद ही आप वो नेम स्पेस के साथ वो क्लास एक्सेस कर सकते हो, एंड देन यू कैन एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। You know, right, how to add the reference of the assembly or how to add a reference of a namespace or a class। जावा में आप लोगों ने यूज किया होगा इंपोर्ट वगैरह करके, या C++ में भी आप लोगों ने यूज किया होगा। Yes, sir. In Java, we import a package of that class and then we access it. Right, that's the same thing.
एंड सर Then असेंबली मतलब एक टोटल assembly, प्रोजेक्ट। यस, असेंबली एक्चुअली क्या होता है जब कोई प्रोजेक्ट आप ऐड करते हो या फिर कोई आप एक क्लास लाइब्रेरी डिफाइन करते हो। जैसे मैं आपको ना एक, जब ये थोड़ा हो जाएगा ना, एंड में आएगा हम लोग का सेशन, तो मैं अपने प्रोजेक्ट आपको ओवरव्यू देता हूँ और आपको जो भी हम लोगों ने ये किया है उसका पूरा रेफरेंस, असेंबली, जो क्लास लाइब्रेरी, जो सारी चीजें वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके सर। सो यू विल बी अवेयर ऑफ दोस थिंग्स। यस सर। Then internal, the type of the members can be accessed by the code in the same assembly but not from other assemblies। ठीक है। इंटरनल जो डेटा टाइप होता है, अब नाउ जैसे पब्लिक और प्रोटेक्टेड है। पब्लिक का कैसा है कि आपको वो असेंबली को रेफरेंस, उसका रेफरेंस लेना पड़ता है या सेम क्लास में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इंटरनल का वैसा नहीं है, वो विद इन द सेम असेंबली जितनी भी क्लासेस होंगी, सपोज एक असेंबली है, होल्ड ऑन, let me show you one example so that will be more clear to you। Okay. Is it visible now? Yes, sir. यस। So this is a class library जो मैं आपको बोल रहा था ना। ये क्लास लाइब्रेरी में central.blp.common करके एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने ऐड किया सॉल्यूशन में, और वो सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये क्लास लाइब्रेरी ऐड की है। ठीक है। क्लास लाइब्रेरी क्यों ऐड की है कि यहाँ पे जितने भी क्लासेस हम लोगों ने डिफाइन किए हैं उसमें ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐड की है। देन जो ये क्लासेस हम लोगों को और दूसरी जगह पे यूज करते बने, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट क्लास लाइब्रेरी बनाई है। इसको बेसिकली आइसोलेट किया है। जहाँ पे भी अब जैसे कोई प्रोजेक्ट यूज कर रहे तो उसमें कहीं पे भी कोई क्लास ऐड कर दिया तो वो प्रॉपर आर्किटेक्चर नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये क्लास लाइब्रेरी ऐड की। जितनी भी क्लासेस हम लोग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एंड देन ये जो blp.common है, इसका रेफरेंस हम लोग जो प्रोजेक्ट में हमको यूज करना है उसमें हम ऐड करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। अगर आप रेफरेंसेस में देखो तो यहाँ पे femp.common, blp.common का ये रेफरेंस ऐड किया हुआ है। तो ये रेफरेंस ऐड करने के बाद वो असेंबली में जितनी भी क्लासेस हम लोगों ने डिफाइन की है वो सारी क्लासेस हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एन क्लास लाइब्रेरी। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर थोड़ा जूम करो ना सर। इज इट ओके नाउ? सर थोड़ा और भी चलेगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। So if you see, this is the namespace. Okay, allscripts.central.blp.common। So जो ये assembly name है allscripts.central.bsp.blp.common, ये assembly name हम लोगों ने as a namespace यूज किया है और यहाँ पे different classes हम लोगों ने define की है। Okay, now if you see this particular class and if I search find all references, so ये क्लास जहां जहां पे यूज हुई है वहां वहां पे उसका रेफरेंस मेरे को वो दिखा देगा। ठीक है। नाउ दिस इज अनदर वन। यहाँ पे हम लोगों ने वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज किया है। ओके। सो इस टाइप से असेंबली आप रिफर कर सकते हो और जो भी क्लास लाइब्रेरीज आप बनाते हो उसको एक प्रोजेक्ट में या एक लॉजिकल ग्रुप
बना के उसमें अगर आप रखते हो तो वो मोर रीडेबल और कोड क्लीनअप के हिसाब से ज्यादा, आर्किटेक्चर के हिसाब से ज्यादा बेटर होता है। आप वैसे क्लास कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, बट इट वोंट फॉलो आर्किटेक्ट, इट वोंट फॉलो द रूल ऑफ अ गुड आर्किटेक्चर एंड कोड रीडेबिलिटी। जैसे हम लोग चीजें रखते हैं, कॉमन चीजें एक जगह रखते हैं, जो इवन ऑड चीजें होती है वो थोड़ी अलग रखते हैं। तो एक आर्किटेक्चर के हिसाब से भी जब आर्किटेक्चर किसी एप्लीकेशन का डिफाइन करते हैं तो ये मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं कि एक क्लास लाइब्रेरी हो, एक इंटरफेस के लिए एक अलग लाइब्रेरी हो, एंड देन जो बिजनेस लॉजिक है उसके लिए एक अलग लाइब्रेरी हो। तो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंग्विश करते बनती है और मोर कोड रीडेबिलिटी। और हमको मालूम होता है कि अगर ये बिजनेस लॉजिक है तो ये यहाँ पे मिलेगा, क्लास लाइब्रेरी है या कोई क्लास डिफाइन की हुई है तो ये इस असेंबली में मिलेगी। ओके, So so class library is assembly. sorry, what did you say? Class library is assembly. यस, जब आप क्लास लाइब्रेरी, कोई प्रोजेक्ट अगर आप ऐड करते हो डॉटनेट में और उसको एज एन क्लास लाइब्रेरी रहते हो तो उसका आउटपुट EXE नहीं आएगा, उसका आउटपुट एज एन DLL आएगा। तो जो भी आप रेफरेंस ऐड करते हो डॉटनेट पे, प्रोजेक्ट रेफरेंस हो गया या फिर किसी भी असेंबली का रेफरेंस हो गया, तो वो DLL लेता है, वो EXE कभी भी नहीं लेता। सो एज अ DLL एज अ रेफरेंस आप ऐड करते हो उसमें। Okay, sir. ओके, सो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। Then this is protected internal and private protected. The type of the member can be accessed by only by any code in the assembly in which it is declared or from within the derived classes in another assembly. So ये बेसिकली इंटरनल और प्रोटेक्टेड दोनों को मिला के एक एक्सेस मॉडिफायर बनाया जिसमें दोनों की एक्सेसिबिलिटी है। Okay, so it's a protected, so that can be accessed within the same code in the assembly or within the derived class, जो कि protected और internal दोनों का होता है, right? Protected आप कहाँ यूज कर सकते हो, जो सेम क्लास में या फिर derived क्लास में। नाउ प्रोटेक्टेड इंटरनल आप कहाँ यूज करोगे, सेम क्लास में, derived क्लास में और within the same assembly। Okay, same with private protected, the type of a member can be accessed within the same class or the classes derived within the same assembly. Now ये प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड दोनों को मिला के एक्सेस स्पेसिफायर बनाए। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आप कहाँ यूज कर सकते हो, विद इन द सेम क्लास, नॉट आउटसाइड द क्लास आप उसको यूज नहीं कर सकते। डिराइव्ड क्लासेस में भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ इफ वी गो फॉर प्राइवेट प्रोटेक्टेड, so this can be used in the same class or from the class which is in the derived class, but it should be in the same assembly, not in different assembly. Okay, ये क्लियर है एक्सेस स्पेसिफायर्स। Yes, sir. नाउ एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई नई क्लास ऐड करते हो डॉटनेट में, ओके, सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करके ऐड अ न्यू क्लास, तो वो हमेशा इंटरनल ऐड करता है। उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है बाय डिफॉल्ट इट इज इंटरनल। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर अ न्यू क्लास। ठीक है, Yes, yes, sir. देन जैसे हर लैंग्वेज में आपके कीवर्ड्स होते हैं, वैसे ही सी शार्प में भी कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। These are the different keywords which are defined in the C sharp. ये keywords आप यूज नहीं कर सकते इन कोई, मतलब इन keywords के नाम से ना तो आप कोई फंक्शन बना सकते हो, ना कोई क्लास बना सकते हो, ना ही आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें एकदम मतलब ऑल कीवर्ड्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट
कोई भी कीवर्ड अगर आप टाइप करोगे तो ये ध्यान में रखना, विजुअल स्टूडियो आईडी में उसका फॉन्ट ब्लू हो जाता है, राइट। तो कुछ अगर आप एब्स्ट्रैक्ट जैसे आप टाइप करो तो इट्स अ कीवर्ड, तो इंटेलिजेंस उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, राइट। सो ये ध्यान में रखना कि जो भी कीवर्ड है वो ब्लू में कन्वर्ट होता है, और उसका उस नाम से ना तो आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ना कोई क्लास डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, डू वाइल लूप अपन यूज करते हैं वो हो गया, इफ एल्स अपन यूज करते हैं तो वो हो गया, एल्स इज अ कीवर्ड, इंटरफेस अपन डिफाइन करते हैं तो इंटरफेस इज अ कीवर्ड, ओके। Yes. So this is the list of the keywords. Then data types, right? So in every language we have some data types which we use normally to store the values of any variable. C#, we can say that's a strongly typed language. It means that you cannot use variable without a data types. Data types tell the compiler that which type of data is used for processing. Such as if you want to work with string value, then you have to assign the string type variable to work with it. So C# language, we can say it's a strongly typed it's a strongly typed language. Means कोई भी अगर आप कोई इसमें डेटा टाइप यूज करना है तो विदाउट टाइप आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई इंटीजर आपको यूज करना है तो यू हैव टू डिफाइन इंट आई, ओके। कोई फ्लोट अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो यू हैव टू डिफाइन दैट फ्लोट एफ और फ्लोट व्हाटएवर वैल्यू यू हैव टू असाइन। नाउ कोई भी डेटा टाइप या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते हैं तो वो जैसे C++ में भी यूज होता है कि दो टाइप से होता है, वो वैल्यू टाइप होता है और रेफरेंस टाइप होता है, ओके। कोई भी मेथड में अगर आप पैरामीटर पास करते हो तो यू कैन पास इट बाय वैल्यू और पास इट बाय रेफरेंस, राइट। आपने C++ में पॉइंटर्स पढ़े होंगे, राइट। Yes, पॉइंटर क्या करता है? it will point to the address of the variable. Address of that particular variable, right? It stores the address of that memory location. So reference type मतलब वही होता है। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में डिफरेंस क्या होता है? A value type of data type stores the copy of the value, right? It doesn't store the address or memory location of that particular variable. इसको आप लोग वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप आप लोगों को क्लियर है ना कि या थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं? Clear है sir? क्लियर है ना? Yes sir. ओके। सो ये जो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स है C# में, उनकी लिस्ट है। मोस्ट कॉमनली जो डेटा टाइप यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग, देन क्लास डेटा टाइप, डेसिमल, बूलियन, लॉन्ग, इंट, ये सारे यूज होते हैं। और ये इनके साइज और इनकी वैल्यूज डिफाइन हुई है, ओके। इंटीजर आपको यूज करना है तो 32 बिट इंटीजर बाय डिफॉल्ट होता है। अगर शॉर्ट इंट आपको यूज करना है तो उसके लिए 8 बाइट का रहता है। लॉन्ग अगर आपको यूज करना है, अगर बहुत वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू यू हैव टू स्टोर इनटू द डेटा टाइप, यू हैव टू डिसाइड विच डेटा टाइप यू हैव टू यूज। अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है सिर्फ तो आप बाइट यूज कर सकते हो या कैर डेटा टाइप यूज कर सकते हो। अगर आपको एक कैरेक्टर से ज्यादा लेंथ की वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट, जैसे सेम फॉर डबल, डेसिमल, फ्लोट, राइट। डबल आप कब यूज करते हैं? जब 64 बिट आपको चाहिए। 128 बिट के लिए अगर आपको वैल्यू स्टोर करनी है तो डेसिमल यूज करते हो। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स है जो हम लोग C# में यूज करते हैं। देन डिक्लेरेशन, अगर कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है C# में तो कैसे डिक्लेयर करोगे? कैर A = G,
जी हम लोग सिंगल कोट में लिखते हैं बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर. ओके, int I is equal to 89. से फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज अगर मेरे को स्टोर करना है तो int I is equal to 89. इस टाइप से मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ. शॉर्ट s is equal to 56, लॉन्ग L is equal to 4564, काइंड ऑफ सम वैल्यू. सो कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन इट्स द सेम लाइक यू आर यूजिंग इन C++, राइट? Yes, sir. सो C# आपको बहुत क्लोज लगेगी जावा और C++ के हिसाब से. देन फ्लोट, डबल, डेसिमल. अब यहाँ पे कैसा होता है कि जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती है. अगर आप यहाँ पे इंट आई डिक्लेयर करते हो लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0. ओके, कोई बूलियन वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो और उसको असाइन कुछ भी वैल्यू अगर उसको ट्रू फॉल्स असाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स. कोई स्ट्रिंग अगर आप डिफाइन करते हो उसको अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इट इज नल. ओके, वो अनअसाइंड इंटीजर या अनअसाइंड वेरिएबल का वो एरर मोस्टली C# में नहीं आता है. बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उसको असाइन भी करो. जो भी आपको डिफॉल्ट वैल्यू उसके लिए चाहिए, इंटीजर के लिए अगर डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए तो उसको 0 असाइन करो. स्ट्रिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी या नल असाइन करो. ओके, नाउ double and float both are the floating point data type, right? But difference is the precision values. The precision value of a floating point value indicates the how many digits the value can have after the decimal point. जैसे हम लोग कोई डेसिमल नंबर यूज करते हैं, राइट? 45.23456 काइंड ऑफ थिंग, उसको हम लोग बहुत बार राउंड अप कर देते हैं अप टू, अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसको 6 कर देते हैं, 0.5 से अगर कम है तो उसको 4 में राउंड अप करते हैं. लेकिन अगर कुछ चीजें या कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जैसे बैंकिंग डोमेन हो गया, इंश्योरेंस डोमेन हो गया, उसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू का प्रिसिशन भी मैटर करता है. आप एकदम से उसको राउंड अप नहीं कर सकते. बैंकिंग में अगर आप राउंड अप करने जाओगे तो वो अमाउंट बहुत चेंज हो जाता है जब वो लार्ज स्केल पे अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो. The precision of a float is only 6 or 7 decimal digits, while the double variables have a precision of about 15 digits. Therefore, it is safer to use double for most calculations. Now, अगर आपको decimal के बाद 6 digits तक ही वैल्यू स्टोर करनी है, 6 digits से ज्यादा वैल्यू अगर आपको स्टोर नहीं करनी है, in that case you will use float data type. अगर आपको 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, इन दैट केस यू हैव टू यूज डबल डेटा टाइप. ओके, सो कोई भी डेटा टाइप जब आप यूज करते हो तो ये ध्यान में रखो कि उसमें आप वैल्यू क्या स्टोर करने वाले हो, उस हिसाब से ही, और वो जो वैल्यू आप स्टोर करोगे उसका प्रिसिशन कितना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से ही आप डेटा टाइप यूज करो. ठीक है, डे टू डे लाइफ में इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, राइट? बट इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंकिंग और इंश्योरेंस डोमेन और हेल्थ केयर डोमेन जहाँ पे चार्ट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिसिशन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ वहां पे बहुत संभाल के डेटा टाइप सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए ये चीजें ध्यान में रखना कि जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसके वैल्यू, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसमें क्या आने वाली है, बेस्ड ऑन दैट वो डेटा टाइप आप सेलेक्ट करो. ओके, Yes, sir. ओके. नाउ रेफरेंस डेटा टाइप. C++ में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्ट एंड क्लास, राइट? सर जावा पढ़ा है, C++ इतना नहीं पढ़ा है. ओके,
सो जावा में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्ट और क्लास में? नो. So class Okay. or what? Class and structure. Come on, guys. A structure is a value type. A class is a reference type. Correct? Okay, no problem. एक बार वो पढ़ लो. Reference data types are the data types which contain the memory or address of a variable value, because the reference type won't store the variable value directly in the memory. The built-in reference types are string objects. So .NET में भी वैसे ही जो भी आप डेटा टाइप यूज करते हो वो आइदर स्ट्रक्ट है या फिर रेफरेंस टाइप है या फिर क्लासेस है. ओके. जो इंटीजर डेटा टाइप है वो स्ट्रक्ट है. जो स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं वो क्लास है इन .NET. ओके. इफ यू गो टू द, अगर आपने कोई इंट आई करके लिखा है और उसका गो टू डेफिनेशन करोगे .NET पे, तो आप देखोगे वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट टाइप है उसका. लेकिन अगर वही आप स्ट्रिंग में देखोगे तो स्ट्रिंग इज अ क्लास. ओके. सो .NET में स्ट्रिंग क्लास टाइप डिफाइन करता है और क्लास टाइप डिफाइन करता है. इसलिए जो भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करते हो, तो एक चीज और आप ध्यान में रखना कि अगर आपने सपोज करो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो लिखा है मैंने. ओके. नाउ जब मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो, नाउ अगर नीचे एक और लाइन का मैंने कोड लिखा s1 इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू. ओके. सो .NET में क्या होता है कि s1 इज इक्वल टू हेलो जब आप लिखते हो तो वो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको में हेलो वैल्यू असाइन करता है. नेक्स्ट लाइन में जब आप वापस लिखोगे s1 इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू, तो इन दैट केस वो अगेन वो स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसमें वैल्यू स्टोर करता है स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू. इसलिए .NET में स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर दो चीजें हैं. ओके. मोस्टली स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें जैसे स्ट्रिंग में मैंने बताया कि हर बार जब आप उसमें वैल्यू असाइन करोगे तो उसको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. स्ट्रिंग बिल्डर के साथ वैसा नहीं है. स्ट्रिंग बिल्डर में वो सेम ऑब्जेक्ट यूज करता है और उसमें वैल्यू अपेंड करता है या वैल्यू असाइन करता है, जो भी आपको करना. सो इन गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यू हैव टू यूज स्ट्रिंग बिल्डर नॉट स्ट्रिंग. ओके. अगर आप जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसमें अगर आपने मल्टीपल स्ट्रिंग वेरिएबल्स अगर आपने डिक्लेयर किए हैं तो वो उतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा जितने ज्यादा बार आप उस स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू असाइन करोगे. स्ट्रिंग बिल्डर अगर आप यूज करते हो तो वो कम मेमोरी कंज्यूम करेगा क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करता है, कोई नया ऑब्जेक्ट वो नहीं बनाता है. ओके. सो ये भी ध्यान में रखना कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, then object. What is the definition of an object? How you will define an object? An object is a user-defined data type. It is an entity of a variable. Okay. Any property of class. इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप इस टाइप से जवाब दोगे. Sorry.
Sir, it is an instance of a class, and it is a real world or a runtime entity which has state and behavior. Right. So same in C# also, object has the same thing or same behavior, same properties we have in Java or C++. ओके, कोई भी क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. दैट ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, मेथड्स, एंड वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन अलोकेट होता है. अगर एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर रहे हो और सेम मेथड कॉल कर रहे हो विद डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज, तो दोनों का एग्जीक्यूशन अलग होगा, दोनों का आउटपुट अलग आएगा. ओके, बिकॉज बोथ आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ you are aware about the boxing and unboxing, right? Converting data type to reference type and converting reference type to data value type, sorry. Correct? That is boxing and unboxing. Yes, sir. मालूम है ना बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. So should I explain or we can go ahead? Sir, explain it, so it will be like just a revision. Okay, so बेसिकली कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो और उसके वैल्यू टाइप को जब आप ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करते हो, सपोज करो इंट i इज इक्वल टू 0, ये अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको अगर आपको एक ऑब्जेक्ट टाइप में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एन बॉक्सिंग, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग इट टू वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप. सेम अगर आप उसको रिवर्स प्रोसेस करते हो, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टाइप टू अ वैल्यू टाइप, then it will be unboxing. कोई सपोज करो क्लास में कोई आपने प्रॉपर्टी असाइन की है, से फर्स्ट नेम, तो वो क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो रेफरेंस टाइप होता है, राइट? वो प्रॉपर्टी वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल में अगर आप असाइन करते हो तो आप उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हो, आप उसको ऑब्जेक्ट टाइप से वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो. ओके, एक क्लास में सपोज एक प्रॉपर्टी है इंट सैलरी, उसमें कोई वैल्यू है सपोज करो 15,000, सो वो रेफरेंस टाइप है क्योंकि इट्स अ क्लास. नाउ वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब आप उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करते हो, इंट सैलरी, इंट माय सैलरी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट दैट, वो क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट दैट प्रॉपर्टी नेम. सो वो जो प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू जो आपके इंटीजर टाइप में असाइन होगी लोकल वेरिएबल में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ अनबॉक्सिंग, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग इट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू वेरिएबल. ओके, और एक बात और ध्यान में रखना कि जो भी डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क में, उसका बेस क्लास जो होता है या बेस लाइब्रेरी होती है वो है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट. ओके, एवरी डेटा टाइप इज इनहेरिटेड इन फ्रॉम सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट नेम स्पेस. ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, डबल हो गया, जो भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, सबका बेस है, बेस लाइब्रेरी या बेस नेम स्पेस है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट. ओके, सो जब आप कोई भी न्यू क्लास या कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो डॉटनेट में, तो दो लाइब्रेरीज मोस्टली ऐड होती है. एक है फर्स्ट है सिस्टम नेम स्पेस और दूसरा नेम स्पेस है सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट. मोस्टली ये बाय डिफॉल्ट ऐड होते हैं. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं ये आपको मालूम है. ऑब्जेक्ट टाइप एंड देन इट्स नेम. सो हियर ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल, ऑब्जेक्ट ओबीजे हमने डिफाइन किया है. नाउ ओबीजे इक्वल टू 20, तो ये इनिशियलाइजेशन हुआ ऑब्जेक्ट का. अगर मेरे को वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टाइप लेना है, सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका टाइप मेरे को ध्यान में नहीं है. अगर मेरे को उसका टाइप
पता करना है तो गेट टाइप करके एक मेथड होता है, जो कोई भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे या कोई भी डॉटनेट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप डॉट करके करोगे तो आपको कुछ डिफॉल्ट चीजें आती है। वो उसमें एक डिफॉल्ट आता है मेथड गेट टाइप, वो उससे वो टाइप रिटर्न करता है उस ऑब्जेक्ट का। सपोज करो मैंने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय, ओके, उस एम्प्लॉय क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माय एम्प्लॉय करके। अब मैं माय एम्प्लॉय डॉट अगर करता हूँ तो वहां पे मेरे को गेट टाइप करके एक मेथड आता है। वो माय एम्प्लॉय डॉट गेट टाइप अगर मैं करता हूँ तो वो मेरे को एम्प्लॉय टाइप रिटर्न करेगा, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वो एम्प्लॉय क्लास का है। सो बेसिकली गेट टाइप रिटर्न्स द टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। ओके Yes, sir. Yes, sir. देन कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। नॉर्मली जो डिक्लेरेशन करते हैं वो कैमल केस में करते हैं, मेथड नेम या फिर जो भी प्रॉपर्टीज या फिर हम लोग यूज करते हैं कैमल केसिंग मोस्टली यूज करते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय नेम मस्ट बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, कोई भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो इंट एबीसी या एक्स वाई जेड करके आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एबीसी इक्वल टू, अगर आपको ये पता करना है कि भाई ये एबीसी क्यों यूज हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उस नाम से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वेरिएबल डिफाइन करते समय ये ध्यान में रखो कि उसका पर्पस क्या है वेरिएबल का। ओके, कोई बूलियन वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है और आपको इस पर्पस के लिए चाहिए कि वो जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, तो जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो एक्शन एंड नेम, एक्शन एंड पर्पस इस हिसाब से करो। तो बूलियन वेरिएबल अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या कोई मेथड है सपोज करो उसमें आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो या जो भी कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वहां से आपको एक बुलियन वेरिएबल रिटर्न करना है जो ये इंडिकेट करेगा कि जो भी ऑपरेशन आपने किया वो सक्सेसफुल हुआ या फिर उसमें एक्सेप्शन आया। तो वो वेरिएबल जो आप रिटर्न कर रहे हो उससे ये पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। तो जो आप वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो इस सक्सेस या इस सक्सेसफुल करके आप डिक्लेयर करोगे, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये वेरिएबल बूलियन टाइप का है और इसका पर्पस ये है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, राइट। कोई सपोज करो किसी एम्प्लॉय का आपको फर्स्ट नेम स्टोर करना है, तो फर्स्ट नेम स्टोर करने के लिए अगर आप एफ एन भी स्ट्रिंग एफ एन भी कर सकते हो या स्ट्रिंग एफ नेम भी कर सकते हो या स्ट्रिंग और कुछ भी नाम से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, बट उससे आपको ये क्लियर नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग में आपको क्या वैल्यू स्टोर करनी है और ये जो वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर की है उसका पर्पस क्या है। सो अगर आप स्पेसिफिक तरीके से अगर आप उसको डिफाइन करते हो जैसे str फर्स्ट नेम, तो ये वेरिएबल का नाम देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल में आपको फर्स्ट नेम की वैल्यू स्टोर करनी है या फिर इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम की वैल्यू है। इसलिए जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करो तो उसका पर्पस और एक्शन दोनों ध्यान में रखते हुए करो। ओके, देन कोई भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं तो उसका टाइप होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग और कोई यूजर डिफाइंड टाइप या जो भी है। सो टाइप से हमको ये पता चलता है कि किस टाइप की वैल्यू हम उसमें स्टोर करने वाले हैं। कोई अगर आपने स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग str फर्स्ट नेम आपने डिफाइन किया है और उसमें अगर आप 1 2 3 पर वैल्यू स्टोर करोगे तो भी वो वैल्यू स्टोर करेगा, बिकॉज सिंटैक्स वाइज इट इज करेक्ट, but it's not a valid data type or use of the valid good practice to use in that way, because अगर आपको 1 2 3 4 वैल्यू स्टोर करनी है तब उसके लिए इंटीजर आपने यूज करना है। तो जो डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू और जिस पर्पज से आप उसको यूज कर रहे हो डिफाइन कर रहे हो उसका टाइप, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सी शार्प में कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वेरिएबल नेम A to Z स्मॉल केस में और A to Z
कैपिटल केस में आप यूज कर सकते हो, एंड 0 to 9 डिजिट्स भी आप उसमें यूज कर सकते हो, जैसे STRF, फर्स्ट नेम 1, फर्स्ट नेम 2, काइंड ऑफ दैट। इस टाइप से भी आप डिफाइन कर सकते हो। देन स्मॉल अंडरस्कोर आप उसमें यूज कर सकते हो। सो आई कैन डिफाइन STR अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, इस टाइप से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सो दीज आर द सम रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल नेम। कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इट शुड स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर, A to Z, एनीथिंग। ओके, और जैसे मैंने बताया कि कोई भी कीवर्ड के नाम से आप वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। इंट आई इक्वल टू इंट, सॉरी इंट आई इंट करके आप कोई भी वेरिएबल, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग और इंट इज अ कीवर्ड। सो डॉटेड में कीवर्ड्स से डेटा टाइप के नेम आप या वेरिएबल के नेम आप डिफाइन नहीं कर सकते। C# में ही नहीं, किसी भी लैंग्वेज में मोस्टली कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। देन इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। ओके, कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन करते हो तो उसको इनिशियलाइज करने के दो वे होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और दूसरा रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन मीन्स जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो और उसके बाद उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू आपको उसमें स्टोर करनी है, आप उसको अगर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। बिकॉज जब वो कोड कंपाइल होगा, ठीक है, वो सपोज करो एक मेथड में आपने इंटीजर i इक्वल टू डिफाइन किया और नीचे की लाइन में इंटीजर i इक्वल टू i इज इक्वल टू 15 किया। तो जब ये कोड कंपाइल होगा तो पहले वो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, देन वो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। सो कोड कंपाइल होते समय उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू आपने असाइन कर दी है, so that is called as compile time initialization। ओके, अगर आप उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, सपोज करो इंट आई सिर्फ आपने डिक्लेयर कर दिया, तो कंपाइल टाइम पे उसमें इंट आई की वैल्यू वो 0 असाइन करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो वो असाइन करता है। स्ट्रिंग के लिए वो ब्लैंक वैल्यू असाइन करेगा, फ्लोट के लिए 0.0 करके असाइन करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हो। कोई भी क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उस समय जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबकी वैल्यू वो नल या 0 या डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली वो इनिशियलाइज करता है। और जो EMP की जो वैल्यू होगी वो नल होगी, क्योंकि आपने उसके जो भी आपने उसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। तो उस ऑब्जेक्ट में वो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होगी अकॉर्डिंगली वो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करता है। ओके, नाउ अनदर थिंग इज रन टाइम इनिशियलाइजेशन। अब रन टाइम इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है? सपोज करो आप एक कोई आपका प्रोग्राम है जिसमें आपको यूजर इनपुट की जरूरत पड़ रही है। ओके, सपोज करो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं पर्सनल लोन लेता हूँ तो मेरे को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, इतने लाख का लोन लेता हूँ तो मेरे को कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। सो ये अगर प्रोग्राम आपने बनाया, आप यूजर से पूछ रहे हो कि भाई तुमको कितना लोन चाहिए, सपोज करो 5 लाख का लोन चाहिए, तो जो 5 लाख वो वैल्यू में एंटर कर रहा हूँ वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन है। क्योंकि मैं जब मैंने कोड लिखा है तब उसमें मैंने 5 लाख की वैल्यू उसमें असाइन नहीं करी है, मैं यूजर इनपुट ले रहा हूँ और रन टाइम में उसमें 5 लाख की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रन टाइम इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन एंड रन टाइम इनिशियलाइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग कैसे डिफाइन करोगे? C++ जावा में मेथड ओवरलोडिंग यूज किया है ना आप लोगों ने? Yes, sir. If
if a class has multiple methods having the same name but different parameters, Right. it in this is the method overloading. Right. So in C# also it's the same concept. In a class, methods which are having the same name but different data types, and the return type doesn't matter. Okay. So कोई मेथड अगर आपने ओवरलोड किया है तो उसका नाम सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर के जो टाइप होंगे वो डिफरेंट होंगे. ओके. सेम थिंग यहाँ पर भी है. Sir, return type must be same, na? रिटर्न टाइप डजंट मैटर एक्चुअली. रिटर्न टाइप सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है. ओवरलोड मेथड में जब C# कंपाइलर जब कोड कंपाइल करता है तो रिटर्न टाइप वो मतलब चेक नहीं करता है. सो ओवरलोडेड मेथड का C# में रिटर्न टाइप सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, बट ओवर मेथड अगर आप ओवरलोड कर रहे हैं तो उसका नेम सेम होना चाहिए बट पैरामीटर्स शुड बी डिफरेंट. ओके. Yes, sir. सो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ इसका ध्यान में रखना कि नेम शुड बी सेम, पैरामीटर शुड बी डिफरेंट एंड रिटर्न टाइप डजंट मैटर. ओके. नाउ डिफॉल्ट पैरामीटर. सपोज करो कोई मेथड आपने डिफाइन किया है, उसमें एक पैरामीटर आप पास कर रहे हो, ठीक है, या दो पैरामीटर आप पास कर रहे हो. सपोज करो एक मेथड है गेट नेम करके, जिसमें आप फर्स्ट नेम पास कर रहे हो और सेकंड नेम पास कर रहे हो, और उसके रिटर्न में आपने फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करके उसको कॉन्कैटिनेट करके आपने उसको रिटर्न किया है. ओके. नाउ अगर मेरे को उसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, ठीक है, सो डिफॉल्ट वैल्यू अगर मेरे को पास करनी है तो वो पैरामीटर के सामने, जैसे इसमें लिखा है स्टैटिक वॉइड माय मेथड स्ट्रिंग कंट्री इक्वल टू नॉर्वे. ओके. सो ये मेथड जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ कंट्री, उसमें मैं वैल्यू पास अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो डिफॉल्ट नॉर्वे रिटर्न करेगा. अगर मैं उसमें कोई वैल्यू पास करता हूँ, सपोज मेथड कॉल करते समय अगर मैंने माय मेथड को कॉल किया और इसमें पैरामीटर पास किया USA, तो वो और वही जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ अगर वही मैं रिटर्न करता हूँ तो मेरे को USA एज ए रिटर्न मिलेगा. ओके. लेकिन अगर कोई मेथड में कोई वैल्यू मैं पास नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को नॉर्वे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू मैंने जो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ उसकी मैंने नॉर्वे रखी है. ओके. इट्स कॉल्ड एन ऑप्शनल पैरामीटर एज वेल. सो ये मेथड जब आप कॉल करोगे तो ओनली माय मेथड करके ओपन ब्रैसेस ओपन करके क्लोज कर दोगे तो भी आप इसको कॉल कर सकते हो, और इसमें कोई वैल्यू अगर आपको पास करनी है तो वो वैल्यू पास करके भी आप उसको कॉल कर सकते हो. जब आप उसको विदाउट वैल्यू कॉल करोगे तो वो आपको नॉर्वे रिटर्न करेगा बिकॉज इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू. जब आप उसको एज अ पैरामीटर वैल्यू के साथ कॉल करोगे तो आपको जो पैरामीटर आपने पास किया है वो वैल्यू के लिए आपको रिटर्न करेगा. ओके. नाउ एक चीज सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो भी ऑप्शनल पैरामीटर आप एक मेथड में डिफाइन कर रहे हो, सपोज एक मेथड में 3 पैरामीटर आप ले रहे हो. ओके. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम. सो अगर जो ऑप्शनल पैरामीटर आपको रखना है वो मेथड का लास्ट पैरामीटर होना चाहिए. तो लास्ट नेम कैन बी ऑप्शनल. ओके. अगर आपको ऑप्शनल पैरामीटर एक मेथड में रखना है तो ये ध्यान में रखना कि वो पैरामीटर लास्ट पैरामीटर होना चाहिए मेथड का. सपोज एक मेथड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, हम उसमें 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम को मैं ऑप्शनल नहीं रख सकता, मिडिल नेम को भी मैं ऑप्शनल नहीं रख सकता, मैं लास्ट नेम को ऑप्शनल रख सकता हूँ क्योंकि वो लास्ट पैरामीटर है.
अगर मेरे को फर्स्ट नेम को ऑप्शनल पैरामीटर रखना है तो मेरे को वो फर्स्ट नेम को लास्ट पैरामीटर रखना पड़ेगा. सो सीक्वेंस विल बी मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम. देन मैं फर्स्ट नेम को ऑप्शनल पैरामीटर रख सकता हूँ. ओके, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. सो कोई भी मेथड में ऑप्शनल पैरामीटर शुड बी ए लास्ट पैरामीटर इन द पैरामीटर लिस्ट. ये रूल याद रखना. देन नेम्ड पैरामीटर. तो यहाँ पे एक चीज और सी शार्प में उन्होंने एक फीचर और इंट्रोड्यूस किया है, वो है नेम्ड पैरामीटर्स का. नाउ अभी सपोज करो कोई भी मेथड आप डिक्लेयर करते हो, जैसे गेट नेम करके अपन ने किया. उसमें 3 पैरामीटर अपन ने पास किए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम. ओके, और तीनों को कॉन्केटिनेट करके मैं वो मेथड से रिटर्न कर रहा हूँ. सो मेरे को हमेशा जब भी वो पैरामीटर में वैल्यू पास करनी है, मेरे को इसी सीक्वेंस में वैल्यू पास करनी पड़ेगी, राइट? फर्स्ट पैरामीटर ऑलवेज शुड बी फर्स्ट नेम, सेकंड पैरामीटर ऑलवेज शुड बी मिडिल नेम, लास्ट पैरामीटर ऑलवेज शुड बी लास्ट नेम. अगर मैं ये सीक्वेंस में गड़बड़ करता हूँ, फर्स्ट नेम की जगह मिडिल नेम पास करता हूँ, मिडिल नेम की जगह लास्ट नेम पास करता हूँ, तो जो पैरामीटर मैंने पास किया है अकॉर्डिंगली ही वो उसको ट्रीट करेगा. कंपाइलर को ये नहीं मालूम है कि आपने गलती से फर्स्ट नेम की जगह मिडिल नेम पास कर दिया है. लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने ये एक फीचर प्रोवाइड किया है जिसको नेम्ड पैरामीटर बोलते हैं अपन. ओके, अब यहाँ पे एक मेथड है ऐड नंबर करके. ठीक है, इसमें इंट फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मैंने पास किया और उसको ऐड करके मैं यहाँ से रिटर्न कर. नाउ ये मेथड कॉल मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूँ. यहाँ पे एक मैंने 5 और 6 अगर रिटर्न किया तो वो मेरे को 11 रिटर्न करेगा. ओके, लेकिन मेरे को स्पेसिफिकली ये बताना है कि फर्स्ट नंबर 1 2 3 है, सेकंड नंबर 6 4 है. तो फर्स्ट नंबर कोलन 1 2 3 में पास करूंगा. सो जो फर्स्ट पैरामीटर में पास कर रहा हूँ वो हमेशा वो फर्स्ट नंबर ट्रीट करेगा. सेकंड नंबर कोलन जो वैल्यू में पास कर रहा हूँ वो हमेशा उसको सेकंड नंबर ट्रीट करेगा. अगर ये सीक्वेंस में रिवर्स करता हूँ, ओके, लाइक दिस वे. एक प्रिंट ऑर्डर करके मेथड है, प्रिंट ऑर्डर डिटेल्स. ऑर्डर नंबर 31, प्रोडक्ट नेम रेड मग, सेलर नेम गिफ्ट शॉप. ओके, ये मैंने नेम्ड पैरामीटर पास किए हैं. ठीक है, ऑर्डर नंबर इज 31, प्रोडक्ट नेम रेड मग, सेलर नेम गिफ्ट शॉप. नाउ अगर इसको मैं जो सीक्वेंस है मेरे पैरामीटर का उसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है मेरे मेथड का? ऑर्डर नंबर. सेकंड पैरामीटर है प्रोडक्ट नेम, थर्ड पैरामीटर है सेलर नेम. लेकिन नेम्ड पैरामीटर के साथ अगर मैं इसको पास करता हूँ, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू रेड मग, सेलर नेम इज इक्वल टू गिफ्ट शॉप एंड ऑर्डर नंबर इक्वल टू 31. सो जो पैरामीटर नेम्ड पैरामीटर में पास कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट करेगा. वो प्रोडक्ट नेम को कभी भी या फिर वो ऑर्डर नंबर को रेड मक नहीं करेगा या फिर वो प्रोडक्ट नेम को गिफ्ट शॉप नहीं करेगा. जो पैरामीटर नेम्ड पैरामीटर में पास कर रहा हूँ अगर मैंने उसका सीक्वेंस भी चेंज किया तो भी वो करेक्ट वैल्यू ही वहां से कैच करेगा. ओके, सो ये एडवांटेज है नेम्ड आर्गुमेंट का. नेम्ड पैरामीटर का नेम्ड आर्गुमेंट जो हम पास करते हैं, अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है या कुछ करना है तो आप, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि एक मेथड अगर आपने या फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जानी है, सेकंड पैरामीटर में कौन सी वैल्यू जानी है. तो कई बार हमको वो उसके डेफिनेशन में जाके देखना पड़ता है कि ओके इसकी ये वैल्यू है, उसकी वो, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर ये है, सेकंड पैरामीटर ये है, थर्ड पैरामीटर ये है. जहाँ एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं वहां पे नॉर्मली ये कंफ्यूजन होता है. तो उस केस में आप ये नेम्ड आर्गुमेंट या नेम्ड पैरामीटर का फीचर यूज कर सकते हो. अगर आपका सीक्वेंस चेंज भी हो गया है तो भी वो जब मेथड में आप पैरामीटर पास करोगे तो वो मेथड उसको करेक्ट वैल्यू लेगा विथ नेम्ड आर्गुमेंट अगर आप उसको पास करते हो. ओके, देन
नेक्स्ट इज परम्स कीवर्ड। अब परम्स कीवर्ड जो यूज करते हैं वो हम लोग लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर आपको पास करना है, सपोज करो एक मेथड है उसमें जब तक आप 2 या 3 पैरामीटर पास कर रहे हो तब तक वो रीडेबल होता है। ओके, कोई मेथड है उसमें सपोज करो आपको 20 या 30 पैरामीटर्स पास करने हैं तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। आपको ये जब भी उस मेथड को आप कॉल करोगे तो आपको बहुत प्रिसाइसली उसको कॉल करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज एंड द पैरामीटर सीक्वेंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन चीजों को थोड़ा रीडेबल करने के लिए इन लोगों ने ये यूजिंग परम कीवर्ड एक और फीचर इसमें ऐड किया है। So using params, we can pass a number of parameters to a method and implement optional parameters concept. There are some restrictions using the param keyword. You can only use the param keyword at one parameter in your method declaration. एक method declaration में आप 2 param type use नहीं कर सकते। एक जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसमें एक ही वेरिएबल टाइप या जो पैरामीटर आप पास कर रहे हो वो एक ही टाइप का परम पैरामीटर आप यूज कर सकते हो। 2 पैरामीटर एक मेथड में आप यूज नहीं कर सकते। सेम जैसे ऑप्शनल पैरामीटर्स में था, परम मस्ट बी द लास्ट पैरामीटर इन द लिस्ट। ठीक है, जो भी परम पैरामीटर आपको पास करना है वो पैरामीटर लिस्ट में सबसे लास्ट में होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे एक क्लास है माय डेमो और इसमें सेम मेथड मैंने यूज किया इन फर्स्ट नंबर एंड परम लिस्ट नंबर्स। ओके, परम्स इंटीजर, इट्स अ एरे यू कैन से। सो जब मैं ये मेथड को कॉल करता हूँ तो आइदर आई हैव टू पास 2 आर्गुमेंट्स, एक फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो और दूसरा जो परम लिस्ट या जो एरे में पास कर रहा हूँ नंबर्स का वो। अब ये नंबर्स जो मैं पास कर रहा हूँ वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। Okay, based on the parameter, it will return me the result. यहाँ पे सब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ उसमें ऐड करके उसका मैं रिटर्न रिजल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये एरे लिस्ट है। तो एरे लिस्ट में मैं फॉर ईच लूप लगाया, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ उसको वो फॉर ईच में ऐड करते जाएगा और जो भी एडिशन आया उसको फर्स्ट नंबर पे ऐड करके उसका रिटर्न रिजल्ट वो रिटर्न कर देगा। ओके, सो अब इसको कॉल अगर हमको करना है तो स्टैटिक वॉइड मेन में जैसे मैंने किया इंट ऐड नंबर 12। सो इन नंबर्स की लिस्ट में मैंने वो पैरामीटर नहीं पास किया है, सो वो मेरे को 12 ही रिटर्न करेगा। अगर मैं 12 13 मैंने पास किया है तो 12 + 13 रिजल्ट देगा। अगर मैं 12 13.14 मैंने पास किया है तो 12 इज अ फर्स्ट नंबर। ओके, जो फर्स्ट पैरामीटर है मेरा क्या है, फर्स्ट नंबर है। तो 12 जो मैंने पास किया है वो फर्स्ट नंबर के लिए पास किया है। 13 और 14 जो मैंने पास किया है वो इंटीजर परम नंबर के पैरामीटर में जाएगा। सो जब ये मेथड कॉल होगा तो नंबर्स में क्या रहेगा, 13 और 14। तो जब ये फॉर ईच लूप जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो फर्स्ट टाइम ये 13 को ऐड करेगा, सेकंड टाइम 14 को ऐड करेगा, उसके बाद 12 + 13 और 14 का जो सम है वो ऐड करके वो रिटर्न रिजल्ट करेगा। ओके, ये परम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और सर एक बार एक्सप्लेन करो ना, मतलब इसका रीजन क्यों यूज किया है एक बार। नहीं, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। और सर एक बार एक्सप्लेन करो ना, परम क्यों यूज किया है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? सर रीजन बताओ ना, परम का क्यों यूज किया है। कि अगर सपोज करो जो लास्ट मैंने कॉल दिया है, राइट, ऐड नंबर 12 13 14, अभी इसमें मैंने सपोज सिर्फ 2 ही पैरामीटर ऐड किए हैं, राइट। अगर मेरे को 10 पैरामीटर ऐड करना है तो ऐड नंबर में मेरे को 10 पैरामीटर की लिस्ट पास करनी पड़ेगी, राइट। अगर विदाउट परम में ये मेथड डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, सपोज करो एक मेथड है जिसमें आपको 10 नंबर्स का इनपुट लेना है और उसका सम आपको रिटर्न करना है। तो फर्स्ट वे क्या है कि आप एक मेथड डिक्लेयर करो, उसमें आप 10 पैरामीटर्स पास करो जो आपको इनपुट लेना है और देन उसका सम करो, रिटर्न करो, राइट। अब वो मेथड जब आप डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे, तो उसमें आपको 10
पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसमें परम लिस्ट या परम पैरामीटर पास करो, जो कि एक एरे लिस्ट या कलेक्शन काइंड ऑफ थिंग है। तो उसमें आपको जब वो मेथड आप डिफाइन करोगे या डिक्लेयर करोगे तो वो मेथड मोर रीडेबल रहेगा, और ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको इसमें 10 पैरामीटर पास करने हैं या 9 पैरामीटर पास करने हैं या 20 पैरामीटर पास करने हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये परम यूज करने से मिलती है। द कोड इज मोर फ्लेक्सिबल एंड रीडेबल। जैसे आप एक कोई मेथड है, उसमें अगर आप सपोज करो एक एरे लिस्ट आप पास करो या कोई एरे आप पास करते हो, ठीक है, और सपोज करो कि कंपाइल टाइम में अगर आपको कोई वैल्यू पास करनी है आपको, सॉरी नॉट कंपाइल टाइम, रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे अगर आपको मालूम है कि मेरे को ये मेथड में 5 ही पैरामीटर्स आने वाले हैं, तो तब तो आप उसमें मेथड में 5 पैरामीटर आप ऐड करते हो। लेकिन अगर आपको रन टाइम में ये डिसाइड करना है कि इसमें मेरे को 3 आर्गुमेंट पास करना है या 5 करना है या 30 करना है, तो उस केस में आप ये परम पैरामीटर यूज करते हो। डिपेंडिंग ऑन द रन टाइम आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो, 3 वैल्यूज पास कर रहे हो या 30 वैल्यू पास कर रहे हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और सर हमें जो अब ऑप्शनल पैरामीटर था, जैसे कि नॉर्वे था पहले, तो हम इसमें भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना सर डिफॉल्ट? ऑप्शनल पैरामीटर का क्या? जैसे ऑप्शनल पैरामीटर था नॉर्वे वाला पहला, तो हाँ हम हाँ, इसमें लास्ट में कर सकते हैं ना डिफॉल्ट? यस। ओके। अगर यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर ऐड करता हूँ और स्ट्रिंग ऑपरेशन करके, तो उसको मैं ऑप्शनल पैरामीटर कर सकता हूँ। लेकिन परम और ऑप्शनल पैरामीटर आपको दोनों एक साथ यूज करना, ये आप बोल रहे हो? हाँ सर, जैसे कि ऊपर हमने पैरामीटर परम पास कर दिया है, बट नीचे ऐड नंबर में करते समय हमने जैसे कि एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी 15, कुछ नहीं होगा तो 15 आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है? यस। ओके। फर्स्ट कॉल में अगर आप देखो तो ऐड नंबर में मैंने सिर्फ 12 पास किया है, परम की वैल्यू मैंने नहीं पास करी है, राइट। ओके सर। देन लोकल फंक्शंस, ये एक और फीचर है जो इन्होंने सी शार्प में 7.0 के बाद एक्चुअली ऐड किया है। सो लोकल फंक्शंस का मेजर एडवांटेज ये है कि यू कैन डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। ओके, जैसे एक लोकल वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं, राइट। लोकल वेरिएबल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पर्टिकुलर एक स्कोप उसका डिफाइन होता है। अगर फंक्शन में अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप उस फंक्शन तक ही होता है, और वो जो वेरिएबल हम डिफाइन करें उसको नॉर्मली हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, जो फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट फंक्शन का भी है। You can define a method inside the body of an already defined method. In other words, you can say that a local function is a private function of a function whose scope is limited to that function in which it is created. Okay, अगर एक फंक्शन के अंदर आप एक और फंक्शन डिफाइन करते हो तो वो लोकल फंक्शन होता है। और जैसे लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है, एक फंक्शन में अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक ही होता है। सो लोकल फंक्शन का स्कोप भी उतना ही होता है जिस फंक्शन में आपने उसको डिफाइन किया है। ओके, ये मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ तब और क्लियर होगा। और जो लोकल फंक्शन हमने डिफाइन किया है, वो जिस फंक्शन में हम लोगों ने डिफाइन किया है उसी फंक्शन से आप कॉल कर सकते हो। लोकल फंक्शन को आउटसाइड द फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। जैसे लोकल वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते या कॉल नहीं कर सकते, वैसे ही लोकल फंक्शन का भी है। जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको डिफाइन किया है उसी फंक्शन से आप उसको कॉल कर सकते हो। ओके, so local functions are declared inside the methods, constructors or properties, accessors, event accesses, anonymous methods or lambda expressions. We cannot declare a local function in the expression bodied member.
कोई अगर एक्सप्रेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके बॉडी में आप लोकल फंक्शन नहीं यूज कर सकते. Local function makes your program more readable, and also you save your mistakenly call method because you cannot call it local function directly. Mostly local function बहुत कम यूज होते हैं. लोकल फंक्शन जब आप यूज करते हो तो आप वो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होता है. आप उसमें एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते. ओके. You cannot allow to use any member access modifiers into the local function definition, including private keyword, because they are by default private. Okay, जो फंक्शन में आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो उसका स्कोप उसी फंक्शन तक है. सो दैट इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट. ओके, इसलिए आप उसमें कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग प्राइवेट. वो जो लोकल फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो उसमें आप स्टैटिक कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जिस फंक्शन के अंदर अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हो वो फंक्शन अगर स्टैटिक नहीं है तो लोकल फंक्शन आप स्टैटिक नहीं यूज कर सकते. तो स्टैटिक कीवर्ड भी आप उसको असाइन नहीं कर सकते. देन एक मेथड में अगर आपको मल्टीपल लोकल फंक्शंस डिफाइन करने हैं तो मल्टीपल लोकल फंक्शंस भी आप डिफाइन कर सकते हो. देन मेथड ओवरलोडिंग जो हम लोग करते हैं नॉर्मली वो लोकल फंक्शंस में अलाउड नहीं है. ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को और क्लियर होगा वो. से दिस इज एन एग्जांपल. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक क्लास प्रोग्राम है. ओके, इसमें जो मेन मेथड है इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ फंक्शन, राइट. ये मेन फंक्शन है. अब इस मेन फंक्शन में मैंने एक लोकल फंक्शन डिफाइन किया है, void add value. ओके, सो अगर इसमें मैं एक और वेरिएबल सपोज करो डिक्लेयर करता हूँ पब्लिक स्टैटिक void मेन के नीचे int I इक्वल टू 0. सो int I इक्वल टू 0 का जो स्कोप होगा वो पब्लिक स्टैटिक void मेन तक ही रहेगा, उसके बाहर वो इंटीजर I एक्सेसिबल नहीं रहेगा. सेम लोकल फंक्शन का भी है, जो void add वैल्यू मैंने लोकल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है इनसाइड द फंक्शन, उसका स्कोप भी ये पब्लिक स्टैटिक void मेन तक ही रहेगा. उसके बाहर ये नॉर्मल फंक्शन के जैसे आप उसको यूज नहीं कर सकते. जैसे नॉर्मल आप पब्लिक या प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेथड आप यूज कर सकते हो, वैसे ये लोकल फंक्शन को आप आउटसाइड दिस मेथड कॉल नहीं दे सकते. ओके, और ये लोकल फंक्शन को अगर मेरे को कॉल देना है तो ये जो पब्लिक void मेन मेथड मैंने डिक्लेयर किया है उसी के अंदर से मेरे को कॉल देना पड़ेगा. अब लोकल फंक्शन जैसे कॉल अपन नॉर्मल फंक्शन करते हैं वैसे ही कॉल करते हैं, ऐड वैल्यू 2040 और ऐड वैल्यू 4060. सो वो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा. ठीक है. इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि एक मेथड में अगर आपको डिफरेंट जैसे आप मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ एक मेथड है जिसमें आप वैलिडेशन चेक कर रहे हो, उसके बाद उसमें जो वैल्यू आई है वो प्रॉपर आई है नहीं है ये चेक कर रहे हो, तो नॉर्मली वैलिडेशन के लिए अलग प्राइवेट या पब्लिक मेथड हम डिफाइन करते हैं. लेकिन सपोज करो आपको एक ही मेथड में मल्टीपल ऑपरेशन करना है तो उसके लिए आप एक मेथड के अंदर लोकल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो. एक लोकल फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है जो ये वैलिडेट करेगा कि उसमें जो वैल्यू है वो बराबर है कि नहीं. वो सो कैसा होता है, कोड लॉजिकली आप उसमें सेग्रीगेट कर सकते हो. जो वैलिडेशन का पार्ट है उसको आप लोकल फंक्शन में ऐड कर दिया, वहां से जो वैल्यू आपको रिटर्न मिली उसके बाद आपको जो इसमें ऑपरेशन करना आप कर सकते हो. तो इसमें कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है और कोड सेग्रीगेट भी होता है. ओके, इसका मेजर एडवांटेज यही है कि कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है और कोड आपका सेग्रीगेट होता है. जो कोडिंग अगर आप करते हो तो कोड मोर रीडेबल होना चाहिए और जिसमें जो भी आपने लॉजिक इंप्लीमेंट किया है वो सीक्वेंस में होना चाहिए. सो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए आप उसको लोकल फंक्शंस को यूज कर सकते हो. अभी तक हम लोगों ने या अभी तक मैंने कभी भी लोकल फंक्शन यूज नहीं किया है, क्योंकि जितने भी मेथड्स हम लोगों ने ऐड किए हैं, जो भी फंक्शनलिटी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है वो डिफरेंट मेथड ऐड करके ही की है. क्योंकि उसका एडवांटेज ये है कि अगर
सेम फंक्शनलिटी आपको दोबारा रीयूज करना है, तो अगर आपने सेपरेट मेथड ऐड किया है तो वो मेथड कॉल करके आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन लोकल फंक्शन अगर आपने ऐड किया है और वो सेम फंक्शनलिटी अगर आपको दूसरे मेथड में यूज करनी है तो वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकल फंक्शन का स्कोप उसी मेथड तक रहेगा। ओके, so instead of using local functions, सेपरेट फंक्शन ऐड करना कभी भी बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं जरूरत है कि आपको लोकल फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए उन्होंने फीचर दिया हुआ है। ओके, ये क्लियर है लोकल फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the output when we are calling it with different parameters. Now properties. कोई एक क्लास है, ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होते हैं, राइट, एंड डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है मालूम है? जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, सपोज एक क्लास में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट सैलरी करके, ठीक है, सो लॉजिकल उसका कंक्लूजन ये है कि जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है क्लास में वो प्राइवेट होगा। ओके, इट इज एडवाइजेबल और इट इज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो क्लास लेवल पे, दोस ऑल शुड बी प्राइवेट, बिकॉज वो वेरिएबल हम लोग लोकल कैलकुलेशन के लिए, उस क्लास लेवल के कैलकुलेशन के लिए, या फिर उस क्लास को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस क्लास के रिलेटेड जो भी डेटा टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हम वो वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, जो वेरिएबल्स है उसको हम क्लास के बाहर एक्सपोज नहीं करते, लेकिन अगर क्लास के बाहर आपको कुछ डेटा एक्सपोज करना है या कुछ वैल्यूज एक्सपोज करनी है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ओके, so properties basically provides a flexible mechanism to read, write or compute the value of the private field. Properties can be used as if they are public data members, but they are actually a special method called accessors. Okay, this enables data to be accessed easily and still helps promote the safety and flexibility of the methods. Properties enable a class to expose the public way for getting and setting the values while hiding implementation or verification code. So it means अगर कोई क्लास में मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की है और वो एक क्लास जैसे अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास मैंने डिफाइन किया तो एम्प्लॉय क्लास में डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट। ओके, और जब क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके प्रॉपर्टीज में हम वैल्यू सेट करते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लास्ट नेम इक्वल टू वट एवर द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन है वो। सो क्लास में प्रॉपर्टीज ऐड करने का एडवांटेज आपको ये होता है कि वो जो एक्सेस है क्लास के लिए, जो प्रॉपर्टीज आपने ऐड किए उसका ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो और वैल्यूज आप उस क्लास के बाहर से गेट या सेट कर सकते हो, राइट। जब प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं उसमें गेटर और सेटर होता है, राइट। गेट क्या करता है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न करता है, और सेट क्या करता है, वो प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करता है जो भी हमको वैल्यू उसमें असाइन करनी है। ठीक है, नाउ अगर आप देखो तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो रीड ऑनली होती है, जिसमें आप वैल्यू ओनली गेट कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते। ओके, सो उस प्रॉपर्टी में जो सेटर हम लिखते हैं उसको हम प्राइवेट कर देते हैं, राइट। सो प्राइवेट करने का एडवांटेज ये होता है कि उस क्लास में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप ओनली गेट कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते। दैट इज अ रीड ऑनली प्रॉपर्टी बेसिकली। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिफॉल्ट होती है या फिर जिसकी वैल्यू आप नहीं चाहते कि यूजर सेट करे या कोई और उसकी वैल्यू चेंज करे, तो उसको आप रीड ऑनली प्रॉपर्टीज करते हो, उस सेटर को आप रीड ऑनली कर देते हो।
तो वो उसकी वैल्यू वो सेट नहीं कर सकता। ओके, इन सी शार्प प्रॉपर्टी डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का सेम वे है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डेसिमल प्राइस मैंने डिफाइन की है एक प्रॉपर्टी। मैं नहीं चाहता कि इसकी डेसिमल प्राइस कोई चेंज करे, तो सेट को मैंने प्राइवेट कर दिया है। गेट विल बी पब्लिक बट सेटर इज प्राइवेट। तो आउटसाइड द क्लास में ये प्रॉपर्टी वैल्यू सेट नहीं कर सकता। ये प्राइवेट है सेट, इसलिए मैं इनसाइड द क्लास इसको कर सकता हूँ। तो जब भी मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जो भी वैल्यू मेरे को असाइन करनी है उसमें मैं असाइन कर दूंगा। और जब क्लास की प्रॉपर्टी में गेट करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मैंने सेट की है वही मिलेगी, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ओके, जब प्रॉपर्टी वैल्यू हमको असाइन करनी है तो हम क्लास नेम, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम करके वैल्यू उसमें हम असाइन कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग जावा और सी प्लस प्लस में करते हैं। ठीक है, देन कंस्ट्रक्टर्स। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? एनी आइडिया? Constructor used to initialize an object. Initialize an object. Sure. It is used to initialize the instance variable. Okay, constructor is a special method which has the same name as a class. Okay, it doesn't have the return type. Okay, the advantage is जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर, अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं प्रोवाइड किया है तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आप लोगों ने यूज किए होंगे, राइट? एक तो सॉरी, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, राइट? दूसरा और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं? Parameterize. ओके, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज किया है। Pardon, sir? कॉपी कंस्ट्रक्टर, okay, so in C sharp we have different types of constructor. One is default constructor, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पब्लिक क्लास टैक्सी। तो पब्लिक टैक्सी जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मींस इट डजंट हैव एनी आर्गुमेंट्स, इट्स जस्ट अ प्लेन कंस्ट्रक्टर। इसमें अगर सपोज करो कोई वैल्यू आपको इनिशियलाइज करनी है तो वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ली है पब्लिक बूल और एक वेरिएबल है पब्लिक बूल इनिशियलाइज। सो जो डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को क्लास के प्रॉपर्टीज की या फिर क्लास के वेरिएबल्स की अगर डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को असाइन करनी है तो वो मैं कंस्ट्रक्टर में कर सकता हूँ। उसका एडवांटेज ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल जाता है। कंस्ट्रक्टर को आप एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते, राइट? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड बट you cannot call it as an you call a normal method. It is only called when the object of that class is created. ठीक है, so constructor mostly जो डिफॉल्ट वैल्यू हमको इनिशियलाइज कर दी है उस क्लास के वेरिएबल्स की या प्रॉपर्टीज की, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का है। इसमें एक एम्प्लॉय क्लास है, इसमें दो कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। ओके, नाउ टेल मी
इसका ऑब्जेक्ट अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसमें दो कंस्ट्रक्टर है. अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी मैं यूज कर सकता हूँ. अब इसका अगर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे एम्प्लॉय क्लास का? सर डिफॉल्ट में तो सिर्फ ये आएगा कि एम्प्लॉय ई एमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, हाँ ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा। हाँ. और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हमको ये सैलरी और तो सैलरी देंगे ब्रैकेट में। राइट. सो ये क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो. एक जो नॉर्मल अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय ईएमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय. इन दैट केस इस टाइप से जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. ओके. सेकंड एग्जांपल, एम्प्लॉय ई1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसमें अगर आप कोई वैल्यू पास करते हो तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा. ठीक है. सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मोस्टली हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय हमको डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है. अगर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय मेरे को उसके प्रॉपर्टीज में या उसके वेरिएबल्स में डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ. और जब उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसके साथ मैं वैल्यूज पास करता हूँ. तो जब वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने पास की है उसके साथ वो ऑब्जेक्ट बनेगा. ओके. देन ये हम लोगों ने अभी देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अनदर थिंग इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर मोस्टली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको एक ऑब्जेक्ट से वैल्यूज कॉपी करनी है. ठीक है. कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ये तीन चीजें हैं. ठीक है. आप लोग इसको गूगल करो, समझो, और कल हम इस पे वापस डिस्कशन करेंगे. ठीक है. आप लोगों को जो समझ में आता है वो मेरे को एक्सप्लेन करना, उसके बाद जो मेरे को एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. यस सर। ठीक है. तो थोड़ा स्टडी करो कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. Okay, this is lab work or whatever you can say. Then destructors. Destructors क्या होते हैं मालूम है? It is used to destroy the object. Yes, mostly destructors जो यूज करते हैं वो मेमोरी स्पेस फ्री करने के लिए हम लोग करते हैं. जो भी इंस्टेंसेस हम लोगों ने बनाए हैं क्लास लेवल पे या जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाए हैं क्लास लेवल पे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी जो मेमोरी हम लोगों ने यूज की है वो फ्री करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं. ठीक है. जैसे एक क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग एक्सप्लिसिटली नहीं कॉल कर सकते, वैसे ही डिस्ट्रक्टर को भी हम लोग एक्सप्लिसिटली एज अ मेथड कॉल नहीं कर सकते. जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तब वो डिस्ट्रक्टर कॉल करता है. ठीक है. डिस्ट्रक्टर इंटरनली कॉल होता है, उसको आप एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते. सेकंड थिंग, जैसे कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करते हैं इन अ क्लास, वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, राइट? वी कैन हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वी कैन हैव अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बट दिस इज नॉट द केस विद डिस्ट्रक्टर. एक क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर होता है एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट पैरामीटर. आप डिस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते. जब डिस्ट्रक्टर हमको डिफाइन करना है तो टिल्ड सिंबल के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं.
डिफाइन करने का तरीका वही रहता है, इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता. इट शुड बी द सेम नेम विद द क्लास नेम without parameters but having the tilde sign in front of its name. Okay. डिस्ट्रक्टर्स का एक और ये होता है कि डिस्ट्रक्टर अगर आपको यूज करना है तो आप क्लासेस में ही डिस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो. स्ट्रक्ट अगर आपने कोई डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर अगर आपने डिफाइन किया है, तो उसमें आप डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते. इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है मालूम है कि स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर नहीं यूज होता है और क्लास में होता है? क्या लॉजिक हो सकता है, थोड़ा सोच सकते हो? क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया है? टू सेव मेमोरी. स्ट्रक्चर में आप डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते, क्लास में आप डिस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो. राइट. ये जो डिफरेंस उन्होंने रखा है कि स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर नहीं यूज कर सकते, क्लास में ही कर सकते हो, ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने क्यों रखा है? एनी आइडिया? नो? यस और नो? No, sir. गुड. गूगल करो, क्यों नहीं कर सकते? आंसर और लॉजिक बहुत सिंपल है, आप लोगों को मालूम भी है, बट थोड़ा उस तरीके से सोचो. ठीक है, इसको गूगल करो और कल मेरे को बताओ कि क्यों स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते, क्लासेस में ही यूज कर सकते. सो आपने बोला था कि स्ट्रक्चर इज वैल्यू बेस्ड, तो वैल्यू डिस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्लासेस. Exactly. Classes are reference types, right? It stores the memory location. It holds the memory address. तो वो मेमोरी एड्रेस क्लीन करना जरूरी होता है, तभी आप मेमोरी फ्री कर सकते हो. वैल्यू टाइप में आपको वो कॉपी यूज करता है, मेमोरी एड्रेस यूज नहीं करता. राइट. ओके. डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. जैसे आप मेथड ओवरलोड करते हो वैसे आप डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं कर सकते. देन ये जब प्रोग्राम एग्जिट होता है या फिर जब वो क्लास एग्जिट होती है या उसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है. ओके. सो इसका सिंटैक्स अगर देखो तो एक डिस्ट्रक्ट क्लास मैंने डिफाइन किया है, उसमें एक डिस्ट्रक्टर क्लास है प्रोग्राम, उसमें जो डिस्ट्रक्टर मेरे को डिफाइन करना है वो टिल्ड साइन प्रोग्राम एंड नो पैरामीटर्स. ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर हम लोगों ने, ये उसका सिंटैक्स है इसको कॉल करने का. ठीक है. मोस्टली C# में या .NET फ्रेमवर्क में डिस्ट्रक्टर्स यूज नहीं करते हैं. इट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते. ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यूज नहीं होता है. क्यों नहीं करते हैं? एज अ प्रोग्रामर आप बता सकते हो लॉजिक? C++ में आप डिस्ट्रक्टर्स यूज करते हो, लेकिन .NET में आप नहीं करते, मोस्टली नहीं करते. मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट मोस्टली प्रोग्रामर्स इसको यूज नहीं करते हैं डिस्ट्रक्टर को. क्यों? Sir, in Java, this destructor function is take care by the JVM. This type of mechanism is exist here in C#. I have already told you. लास्ट सेशन में हम लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट देखा था, राइट? गार्बेज कलेक्शन. Yes, sir. So .NET provides self memory management, right?
वो जो ऑब्जेक्ट्स जो इन यूज नहीं है उसको वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। सो वो रीजन है कि डॉटनेट खुद मेमोरी मैनेजमेंट करता है और गार्बेज कलेक्शन करता है। इसके लिए डिस्ट्रक्टर्स यूज मोस्टली नहीं करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स है वो डिस्ट्रक्टर नहीं यूज करते, क्योंकि डॉटनेट इटसेल्फ टेक्स केयर ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, सो जब डॉटनेट ने खुद वो फीचर प्रोवाइड किया है तो मैं एक्सप्लिसिटली उसको क्यों यूज करूँ। हाँ, अगर आपको एक्सप्लिसिटली उसको यूज करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट मोस्टली नहीं करते। ओके, Yes, sir. तो एक चीज और रह गई इसमें, दो चीजें रह गई है। एक तो ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने बताया कि आपको नहीं बताया ना। No, sir. ओके, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग रह गया है, और आई डिस्पोज जो अपन इंटरफेस यूज करते हैं, आई डिस्पोज वो रह गया है। तो आई डिस्पोज जब मैं इंटरफेसेस वगैरह आपको एक्सप्लेन करूंगा उस समय मैं आपको बताता हूँ कि आई डिस्पोज क्यों यूज करते हैं और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कुछ अगर आपके डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। सर वो एक बार रिपीट कीजिए that structure can be used with structure in structure but not in class. यस सर, वो कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करते क्या स्ट्रक्चर्स का? आप लोगों को ये पता करना है कि कंस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज होता। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? Before some time you asked the question. That हाँ, सो मैं वही बोल रहा हूँ, गूगल करो, देखो क्या मिलता है, एंड देन टेल मी टुमारो। अगर नहीं आपको आंसर मिलता तो कल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ठीक है, कुछ चीजें देखो कैसा होता है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स अगर हैं और उसमें अगर कुछ एक्सेप्शंस है तो ये सोचो कि वो सेट ऑफ रूल्स मतलब क्या है, उसकी बाउंड्री है, राइट। उसके बाहर आप नहीं जा सकते। कुछ अगर एक्सेप्शंस हैं तो उस एक्सेप्शंस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजन होगा, तभी कुछ एक्सेप्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर के साथ आप नहीं यूज कर सकते लेकिन क्लास के साथ यूज कर सकते हो। सो स्ट्रक्चर के लिए ये लिमिटेशन होगा कि आप उसमें डिस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। तो वो लिमिटेशन क्यों है एक स्ट्रक्चर में, ये आपको पता करना है। ठीक है, देन जब भी आप डिसाइड करोगे, जब आपको ये डिसाइड करना हो कि आपको स्ट्रक्चर यूज करना है या क्लास यूज करना है, तो वो लिमिटेशन और वो एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को स्ट्रक्चर यूज करना है या क्लास यूज करना है, राइट। सो गूगल करो, अगर नहीं तुम लोग को मिलता है आंसर, डेफिनेटली आई विल आंसर दिस टुमारो। ओके, ओके सर। तो दो चीजें आप लोगों को देखना है। फर्स्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तीन की डेफिनेशन कल आप मेरे को बताओगे, और स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं यूज कर सकते ये आप मेरे को बताओगे। नहीं अगर आप लोगों का आंसर मिलता है तो कल ये तीनों मैं कवर करूंगा, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? तो सर पीपीटी शेयर कर देना सर प्लीज। हाँ हाँ, वो मैं निशा से बात करके मैं कर दूंगा। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? नथिंग? सो आज जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया वो क्लियर है पूरा? क्योंकि ये चीजें
इम्पोर्टेंट है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस पे ही आप जो भी डेवलपमेंट करोगे वो करोगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, थैंक्स फॉर योर टाइम। Thank you, sir. चलो, बाय।